चलो, किसी के पास करंट अफेयर्स की मैगजीन्स या नोट्स नहीं है तो बता देना मेरे को, मैसेज डाल देना, मैं भेज दूंगा वापस। ऑल राइट। तो भाई और बहनों, कल हमने पढ़ा फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। एक क्विक क्विक ब्रश अप मार लेते हैं अपनी क्लास का। कल जो मैंने पढ़ाया मैं पूछना चाहूंगा कि कितनी जनता ने याद किया। ओके, लेट्स हैव अ क्विक रिकैप एंड आई विल आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस। अब आंखों के सामने खुल रहा है तुम्हारे, कोई बात नहीं, खुलने दो। तो मुझे ये बताओ कि कितने फंडामेंटल राइट होते हैं और कितने फंडामेंटल ड्यूटीज होती हैं। गौरव बताइए बेटा, फंडामेंटल राइट कितने सर, होते हैं? फंडामेंटल राइट 6 सर। 6, गुड। और कौन कौन से होते हैं? और राइट टू इक्वलिटी, हम्म। राइट टू फ्रीडम, हम्म। राइट टू एक्सप्लॉयटेशन राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। हम्म। और राइट टू लाइफ, हम्म। और राइट, और एक सर वो रिलीजियस से जो संबंधित रहता है। फंस रहा है, रिवाइज कर ले, फंस रहा है, दोबारा से याद कर। कोई और बच्चा बताना चाहेगा? हाथ खड़ा कर दो फटाफट से, ताकि सबको रिवाइज हो जाए एक बार। एनी वन ऑफ यू वांट टू टेल? कोई बात नहीं। हाँ रिजुल, यस टेल मी। बता रिजुल, फटाफट। Sir, right to freedom, हम्म। right to equality, ठीक है। right to education, हम्म। um, right against exploitation, गुड। right to religion, हम्म। and right to constitutional remedies. मतलब right to remedies. और कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ये भी तो है। मतलब एक मैंने फिर एक्स्ट्रा बोल दी होंगी 2 बार। नहीं सही बोले, तूने सारे कवर कर लिए, ठीक है। तो यार ये फंडामेंटल बस। तो 6 हैं तुम्हारे, इनको याद कर लो। ये नहीं बता कैसे काम चलेगा। शांत हो जाते हो तुम लोग, तुम्हारे को सांप सूंघ जाता है सबको मैं पूछने लगता हूँ तो। ऐसा मत करो यार, तो मेरे बच्चे हो तो ना, इतना तुमको चिल होके पढ़ाता हूँ मैं, तो अब भी तुम्हारी हालत टाइट है, पेपर में क्या करोगे। चलो, फंडामेंटल राइट 6 होते हैं, एक बार रिवीजन मार लेना, मेरी क्लास देख लो जो मैंने कल कल क्लास अपलोड करके लिंक दिया था, रिवाइज मार लेना उसको, स्पीड बढ़ा के देख लो एक बार। अच्छा, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात करते हैं। वी हैव स्टडीड अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटीज, आर्टिकल 51A के अंदर आती है बच्चों। तो 51A के अंदर आती है फंडामेंटल ड्यूटी। तो ये बताएं आप कि फंडामेंटल ड्यूटीज, अच्छा चलो, हो सकता है तुम्हें याद ना हो, पर फिर भी कोशिश करो। कितने बच्चों को याद है, कितनी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज में कौन बच्चा है जो बताना चाहेगा? जो बच्चा बता देगा उसको मेरा नेटफ्लिक्स का पासवर्ड फ्री जाओ। बताओ, चलो चलो बताओ। अबे ऑफर है भाई, बता दो। नेटफ्लिक्स का सोचो, पूरे महीने का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा तुमको फ्री में मेरी तरफ से। अपना आईडी शेयर कर दूंगा। बताओ बताओ बताओ, कितने होते हैं फंडामेंटल ड्यूटी? कौन कौन सी है? नहीं पता यार, गलत बात है। देखो, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन को मानना, उसके आइडियल्स का रिस्पेक्ट करना, उसके इंस्टीट्यूशंस का रिस्पेक्ट करना, झंडे का सम्मान करना, नेशनल एंथम का सम्मान करना। दूसरी होती है जितने भी हमारे नेशनल स्ट्रगल और नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान के जो आइडियल्स थे, जो आइडियाज थे, उनको सम्मान करना। दूसरा उसके बाद तीसरा क्या आता है? सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया की रक्षा करना। ठीक है। उसके बाद क्या आता है? जब भी आपको नेशनल सर्विस के लिए बुलाया जाए आप हमेशा रेडी हो उसके लिए, ठीक है। अगला आता है कि आपने आपसी भाईचारे की भावना को बढ़ाना, इरिस्पेक्टिव हो आपकी लैंग्वेज, रिलीजन, आपका क्षेत्र या जो भी है उसके अलावा, ठीक है। और महिलाओं के सम्मान की रक्षा करना, ये हो गया। उसके अलावा जितने भी कंपोजिट देश का जो रिच हेरिटेज और कंपोजिट कल्चर है उसको बचा के रखना, उसको प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना। फिर होता है उसके बाद जितने भी देश के अंदर जंगल, नदी, नाले, तालाब, जानवर, ठीक है, उन सबको, नेचुरल एनवायरनमेंट में जो आते हैं उनको प्रोटेक्ट करना, ठीक है। उसके साथ साथ प्राणियों के प्रति कंपैशन की भावना रखना, ठीक है। इसके बाद आता है साइंटिफिक टेम्पर अपने अंदर डेवलप करना, ह्यूमनिज्म, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म अपने अंदर लाना, ठीक है। इसके बाद फिर पब्लिक प्रॉपर्टी को बचा के रखना, वायलेंस ना करना, है ना, वायलेंस से बचना। उसके बाद आता है कि जीवन के हर स्फीयर में इंडिविजुअल और कलेक्टिव एक्टिविटी के माध्यम से ऊपर जाना, ताकि देश आगे बढ़े, है ना। लास्ट क्या आता है कि छोटे बच्चों को, जो 6 से 14 साल के बच्चे को, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना, है ना। और ये ऐड हुआ था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में। अब अच्छा, इसमें 42 सीए भी आया था, ठीक है। तो जो एक 4A वाला जो आर्टिकल था ना, आर्टिकल 51 है, इस पे थोड़ा सा ध्यान दे देना कि 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बेटा जो आया था 1976 में, उसमें 10 ड्यूटी वर एडेड हुई थी, ठीक है ना। प्रेजेंटली यहाँ पे 11 ड्यूटीज है, 11वीं ड्यूटी थी
फंडामेंटल ड्यूटी जो 2002 में ऐड हुई थी, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, इस चीज़ पे मैं बोलूंगा कि यार इस चीज़ पे तुम लोग इंडिविजुअल लेवल पे एज अ ह्यूमन बीइंग भी ये काम करो, बिकॉज जैसे हम लोग का एक एनजीओ है इन माई होम टाउन, जहाँ पे हम ना जो गरीब बच्चे होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते, जो चौराहे पे भीख वगैरह मांगने के लिए भेज देते हैं उनके पेरेंट्स, हम उनको पढ़ाते हैं। मथुरा में हम लोगों ने एक स्ट्रेंजर फ्रेंड्स हेल्पिंग हैंड सोसाइटी करके एनजीओ है मेरे दोस्तों का और मेरा, तो वहाँ उनको हम काफ़ी सारी चीज़ें करते हैं। कोविड में हम खाना वाना भी बांटते थे उसके माध्यम से। तो तुम्हें कभी कोई छोटा बच्चा मिले ना, तो उसको कभी ना पैसे मत देना, ये बात याद रखना, अपनी लाइफ का फंडा क्लियर रखो। पता करो उसको पैसे मंगवाने के लिए कौन पीछे से प्रेरित कर रहा है, उसको चमकाओ पकड़ के। एंड देन उस बच्चे को देखो, मानेगा तो वो नहीं, बहुत बार ऐसा होता है कि वो तुम्हारी बात नहीं मानता। छोटे बच्चे उनको पता है कि यार पैसा मिल जाता है, पैसे की आदत ऐसी होती है कि अगर किसी को पैसे कमाने की आदत लग जाती है ना छोटी उम्र से, तो फिर वो जाती नहीं है जल्दी। ये चीज है। जब तुम लोग पैसा कमाना चालू करते हो ना, व्हेन यू आर स्टार्टेड अर्निंग फॉर योरसेल्फ, तो फिर तुमको वो चीज आ जाती है कि यार, तो छोटी उम्र में उन बच्चों को सही गलत नहीं पता होता, वो बेचारे लगे पड़े हैं, उस टाइम पे उनको पढ़ाई करनी चाहिए। पर वो जीवन भर फिर उसी रास्ते पे निकल जाएगा, उसका जीवन हो जाएगा बर्बाद। तो कभी कोई ऐसा बच्चा मिले ना, छोटा बच्चा जो पढ़ाई कर स्कूल जाएगा तो उसका जीवन बेहतर हो जाएगा, तो कर देना वो काम खुशी खुशी, उसको बता देना। तुम अगर 10 बच्चों को बताओगे तो उसमें से एक दो बच्चा तुमको ऐसा जरूर मिलेगा जिसके दिमाग में बात फिट हो जाएगी, और तुम्हारी वजह से किसी बच्चे का जीवन बदल जाएगा। समझ रहे हो? तो ये काम करो, किया करो, ये काम अच्छा लगेगा, तुमको खुशी मिलेगी। चलो, अब आते हैं बच्चों आज का जो मेन मुद्दा है। मेन मुद्दा है बच्चों हमारा डीपीएसपी, जिसको मैं बोलता हूँ हमेशा, सब बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है स्टेट पॉलिसी के, वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट। इनके बारे में जिक्र होता है पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो आर्टिकल 36 से 51 में आते हैं। पार्ट 4, 36 से 51। इनको नोवल फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नोवल फीचर्स। कोई तुमसे पूछे कि बताओ जी नोवल फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो यानी वो कहना चाह रहे हैं डीपीएसपी के बारे में बताओ। डीपीएसपी एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करती है भारत के अंदर। और डीपीएसपी लिया कहाँ था, कहाँ से लिया गया? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है हमने। आयरिश कौन सा देश है गौरव? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हो गया? कौन सा कंट्री? आयरलैंड। यस, आयरलैंड से लिया है। तो ये क्वेश्चन, अब मैंने तुम्हें याद है अभी थोड़े दिन पहले एक लेक्चर लिया था, उसमें मैंने बताया था ना कि हमारा संविधान कौन कौन से देशों के संविधान से मिलकर बना है। बताया था सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उस पर क्वेश्चन बनाती है यूपीएससी। उस पर यूपीएससी बेटा क्वेश्चन बनाती है। अब हमारा संविधान क्या था, हम लोग हुए थे 1947 में जब आजाद, और 26 जनवरी 1950 को हमारा जो है गणतंत्र बने, हमारा हम लोग रिपब्लिक बना भारत। तो क्या हुआ कि इस दौरान जब वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, तो पता क्या किया गया था? सारे देशों का संविधान मंगाया गया, लोग बैठे, उसको पढ़ा लोगों ने। जो संविधान सभा थी ना, जो B.R. अम्बेडकर हेड करते थे ना उसको, तो उन्होंने क्या किया, सारे देशों का संविधान पढ़ा। उन्होंने देखा कि यार भारत के हिसाब से क्या क्या चीजें हैं जो ली जा सकती हैं। तो हमने कहीं से कुछ उठाया, कहीं से कुछ उठाया। और जब तुम सोचो, तुम 10 किताबों को कंपाइल करके एक किताब बना रहे हो, तो ऑब्वियस है कि तुम्हारा सबसे बड़ा किताब बनेगा। तुम सब कुछ डालना चाह रहे हो, तुम चाह रहे हो सब कुछ बेस्ट हो जाए, तो भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ये बात पता है तुमको? तो कितने दिन में बना था ये कार्यक्रम होने में? 2 साल 11 महीने 18 दिन लग गए थे। ये भी याद रखना। तो भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है। हमने आयरलैंड से लिया था क्या? डीपीएसपी का प्रिंसिपल, इंस्पायर्ड बाय द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, सिमिलर टू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मेंशन्ड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। मैंने तुमको बोला था जब मैं पढ़ा रहा था ये वाला सब्जेक्ट स्टार्टिंग में, कि देयर आर टू एक्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एंड देन 1935। इनका एक बहुत अहम योगदान है ना। ये तुम ये मान सकते हो यार कि इसको तुम मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट मान लो या इसका पार्ट मान लो, पॉलिटी का। पर ये छोड़ना नहीं है किसी को भी, बाल के खाल निकालो। मैं इस पे तुम्हें क्वेश्चंस बना के दूंगा, लेट मी फिनिश द पॉलिटी एंड देन एक दो लेक्चर्स मैं ऐसे लेता हूँ हमेशा कि जिसपे मैं एमसीक्यूज दूंगा जो हाई फ्रीक्वेंसी वाले हैं, इन पे ज्यादा चांसेस है आने के। 1919 का एक्ट और 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये कोई बच्चा मिस नहीं करेगा। पेपर से पहले 2 4 बार इसको देख के जाना, क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। टुगेदर विद फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी को संविधान का कंसाइंस बोला जाता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसाइंस? बताओ, कंसाइंस का मतलब क्या होता है? नॉलेज। फील नहीं ले पा रहा अभी मैं, नॉलेज नहीं, और क्या होता है?
कंसेंस का मतलब और क्या होता है बताओ? सर समरी टाइप। मॉरल सेंस ऑफ समथिंग दैट इज राइट, है ना। फंडामेंटल राइट्स के बारे में आपने सुन लिया, है ना, उसके साथ आप डीपीएसपी को जोड़ दोगे, है ना, तो उसको संविधान का वो मान सकते हो आप, एक मॉरल वैल्यू उससे निकल के आ रही है इस तरीके से। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज ये डिनोट करता है कि वो आइडियल्स, denotes the ideals that a state should keep in mind while formulating policies and enacting law। जब भी आपकी संविधान, अच्छा, पार्लियामेंट में क्या होता है तुम ये बताओ, पार्लियामेंट में क्या होता है? पॉलिसीज बनती हैं, बिल पास होता है, बिल से क्या बनता है उसका फिर? Act. एक्ट, और एक्ट के बाद वो क्या बन जाता है? लॉ। लो। है, संविधान में बिल पास हुआ, विधेयक आया, बिल से क्या बना वो? एक्ट, एक्ट के बाद वो क्या बना? ये टाइमलाइन है। और ये बिल पास कराने में जो भसड़ मस्ती है संविधान के अंदर, तो तुमने देखा होगा अपोजिशन वाले क्या हाल कर देते हैं। ठीक है, मैं, अब तुम बोल, जिसको जो समझना है समझो, मेरे को लोग तो बोलते हैं कि बीजेपी का सपोर्टर है, बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा चढ़ा के ग्लोरीफाई करता है। यार मैंने देश में चेंजेस होते हुए देखे हैं यार। मैं जब कॉलेज में था एकदम लंका लगी पड़ी थी। जब मैं स्कूल में था 2010 में, मैं स्कूल के बाद में इंग्लिश स्पोकन की क्लास करने जाता था। स्पीकिंग इंग्लिश का कोर्स किया था तुम्हारे भाई ने। हालांकि वो बात अलग है कि स्पीकिंग इंग्लिश के कोर्स को करने के बाद घंटा भी कुछ समझ नहीं आया था इंग्लिश हमको, है ना। उस टाइम पे मेरी आवाज थोड़ी सी बहुत ज्यादा श्रिल होती थी, तो मेरे को वो बंदे, हमारा वो मास्टर बोलता था जाओ बेटा खड़े हो जाओ, कोई स्पीच दो कॉमनवेल्थ गेम्स पे। हमने सोच सुना है यार कॉमनवेल्थ में घोटाला हो गया। उस टाइम पे स्कैम चल रहे होते थे यार, 2G घोटाला हो गया, ठीक है, कॉमनवेल्थ हो गया, कोल स्पेक्ट्रम निकल के आ रहा है, अगस्ता वेस्टलैंड में घोटाला हो गया, अलग अलग घोटाले ही चल रहे थे। उसके बाद जो देश की दशा हमने देखी जब मैं कॉलेज में था 10 से 14, ठीक है, जब ये बीजेपी वाली गवर्नमेंट आई, एनडीए गवर्नमेंट आई थी, उसके बाद बीजेपी आई फिर वापस से, तो हमने देखा कि यार अब देश खड़ा होने लगा, देश का मतलब एक नाम हो रहा है, अपना देश ग्रो कर रहा है, ठीक है। और ऐसे ऐसे कुछ डिसीजंस लेके, आर्टिकल 370 हटा कश्मीर में से, हटा, है दम था किसी, ठीक है, हट गया ना, बहुत स्थिति सुधरी है। फौजी पीपल कैन टेल यू, ठीक है। एंड इफ यू हैव फ्रेंड, सम ऑफ योर फ्रेंड, मेरे तो स्टूडेंट्स हैं खैर, तो ये बात अपनी जो बैच उनकी बच्ची थी वो उधर से कश्मीर की है वो लड़की, तो बच्चे भी बोलते हैं मेरे कि सर बहुत सुधार हुआ है पहले के मुकाबले। अपने तो दोस्त हैं जो आर आर वाले बंदे हैं, वो बोलते हैं यार अभी थोड़ी सी, हाँ ये चीजें तो खत्म नहीं होंगी, खैर आतंकवादी तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, हम उनको निपटाते रहेंगे, पर पहले के मुकाबले तो काफी स्थिति से सुधार हुई है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये सब संविधान के जो लॉज वॉज होते हैं सब पार्लियामेंट में बनते हैं। वो बिल के रूप में आता है, बिल एक्ट बन जाता है, एक्ट का लॉ बन जाता है, और फिर वो ऐड हो जाता है, ऐसे करके आपका कानून बनता है, ठीक है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है कि जो आइडियल्स, वो आइडियल्स जिनका स्टेट क्या रखेगा, दिमाग में रखेगा आइडियल के उसके बारे में, ठीक है, while formulating policies and enacting laws। These are the constitutional instructions। ये constitutional instructions हैं और recommendations to the state in legislative, executive और administrative matter। legislation का मैटर हो, executive का मैटर हो, administration का मैटर हो, वो instructions हैं स्टेट को कि आप कोई भी कानून बनाओगे भैया ध्यान में रखना ये चीज नहीं वायलेट हो जाए। अब वो क्या है उस पे आते हैं। डीपीएसपी क्या करती है, इट कॉन्स्टिट्यूट अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव economic, social and political program for a modern democratic state। They aim at realizing the high ideals of justice, liberty, equality, fraternity as outlined in the preamble। कल हमने preamble पढ़ी थी, संविधान की प्रस्तावना, उसमें जस्टिस था, लिबर्टी थी, इक्वलिटी थी, फ्रेटर्निटी थी, एंड ऑल थिंग्स एम्बॉडीड द कॉन्सेप्ट ऑफ अ वेलफेयर स्टेट। हमारे यहाँ पे वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है, ये बात तुम्हें शायद पता है या नहीं पता है, आई डोंट नो, पर वी हैव अ पॉलिसी, हमें वेलफेयर स्टेट। अच्छा, सरकार कोई भी, अभी एक अन्य योजना आई है, अभी मैं गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज का वापस एक नया वीडियो बनाऊंगा बिफोर द एग्जाम हैपन। अभी मोस्ट प्रोबेबली मार्च के फर्स्ट वीक में बना दूंगा, नई सारी गवर्नमेंट, एक क्लास में सारी गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज पढ़ा दूंगा। सबसे पहले मैं नई वाली पढ़ाऊंगा जो 2024 में आई है, उसके बाद 2023, उसके बाद पुरानी वाली सारी, क्योंकि पेपर में वो क्वेश्चन आता है हमेशा। अब
सरकार कोई भी मान लो, अभी मोदी जी ने एक स्कीम लॉन्च करी तुम्हारी, मोदी जी ने कौन सी स्कीम लॉन्च करी तुम्हें याद है? सोलर वाली, प्रधानमंत्री सोलर वाला जो एक वो आया है, 1 करोड़ घरों में सोलर पावर आएगी, 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी सबको। पढ़ा तुम लोगों ने? बहुत बच्चों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, नहीं पढ़ रहे हो तो मैं, जो मेरी महीने की वीडियो आती है वो तो तुमको देखनी है ही, पर मेरे ऐप पे डिफेंस एग्जाम मास्टर का जो ऐप है, स्टडी दोस्त वाला जो अपना ऐप है, प्ले स्टोर पे है, iOS पे काम चल रहा है मेरा, मैं थोड़े दिन में लॉन्च कर दूंगा iOS वाला भी। उस पे दाजी देखता है। तू बताइयो भाई, तू ही बता दे इनको अपने मुंह से फीचर क्या क्या आते हैं उसमें। यस सर, उसमें मतलब सारी चीजें जो बेसिक जो थे ना, कंपेयर टू बाकी जो अपने को मतलब हमें नॉलेज भी नहीं होगी ना, तो वो चीज इंट्रोडक्शन दिया जाता है उस चीज का। कल वैसे मतलब मिलान की भी एक्सरसाइज में पढ़ रहा था, तो हम्म। उसका प्रीवियस जो ये था, कुंडली कब थी एस्टेब्लिश ना, वो पुरानी पूरी कुंडली भी आ डिटेल। गई ना उसकी, हाँ। हाँ। भाई साहब, बहुत मेहनत लगती है। तुमको लगता है ना कि टेक्नोलॉजी ऐसी, ऐप ऐप ऐसे बन जाते हैं, भाई बंदा बैठा हुआ है उसके पीछे एक पूरा। ठीक है, अभी तो वो बीटा मोड में चल रहा है, बीटा टेस्टिंग होती है ना किसी चीज की, खौफ हो गया लोगों के अंदर, ये क्या बना दिया इन्होंने। तो उसमें डेली करंट अफेयर आते हैं, उसको भी देखा करो तुम लोग, उससे तुम्हें आइडिया होगा, मतलब अवेयरनेस आएगी, है ना। अब बोलोगे कि ऐप की बात बीच में कहाँ से है, मैं बताता हूँ। हमारी सरकार की जितनी भी बेटा स्कीम्स होती है ना, सरकार एक ही कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखती है, क्या? ये वाला, क्या काम करना है? जनता का भला करना है, पैसा वैसा नहीं कमाना होता। अच्छा, कभी तुम लोगों ने एक चीज सोची है, इन केस द लिंक ब्रेक्स प्लीज रीजॉइन द क्लास, टाइम की दिक्कत नहीं है, वी विल रीजॉइन अगेन, ठीक है। बीच में क्लास अगर रुक जाए, रीजॉइन हो जाना, पार्ट 2 में कर दूंगा इसको, ठीक है। तो वेलफेयर स्टेट है, इंडियन रेलवेज, तुम्हें पता है लॉस में होती है हमेशा, पैसा बनाती है क्या सरकार? दिल्ली मेट्रो पैसा बनाती है, रेलवेज नहीं बनाती, रेलवे हमेशा घाटे में जा रही है, क्योंकि वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट पे काम करती है। समझ रहे हो? अल्टीमेटली कोई भी कानून बनता है, कोई भी पॉलिसी आती है, कोई भी लॉ बनता है ना बच्चों, तो वो सरकार का मेन ये रहता है कि वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है। यार हमारा देश बहुत बड़ा है, इन इन नो वे यू कैन मेक इट प्रॉफिटेबल। गवर्नमेंट वाली जो चीजें होती हैं बहुत ही रेयर चांस है, पर सरकार को ये चीज ध्यान में रखनी पड़ती है कोई भी पॉलिसी या कुछ लाते टाइम। अब डायरेक्ट प्रिंसिपल्स जो है ना, वो जस्टिफाई नहीं करे जा सकते, नॉन जस्टिफाइबल है, जो नॉन जस्टिसेबल है, दैट इज दे आर नॉट लीगली इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट्स फॉर देयर वायलेशन। अगर वायलेशन हो जाता है तो लीगली इन्फोर्स नहीं कर सकते, देयरफॉर द गवर्नमेंट, सेंट्रल हो, स्टेट हो, या फिर आपकी लोकल गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, और छोटे लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है, कैन नॉट बी कंपेल्ड टू इम्प्लीमेंट देम, उनको आप बाध्य नहीं कर सकते। कंपेल्ड का मतलब किसी को बाध्य कर दिया, नहीं नहीं करना ही है जी करो, नहीं, यू कैन नॉट कंपेल देम टू इम्प्लीमेंट। नेवरदीलेस द कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 37 क्या कहता है? दीज प्रिंसिपल्स आर फंडामेंटल्स टू द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री एंड इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट। यहाँ पे स्टेट यानी कि क्या? स्टेट किसको रेफर कर रहा है? इंडिया। इंडिया को। टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल इन मेकिंग लॉस, ये ड्यूटी है स्टेट की कि ये कानून जब बने, इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखा जाए। अब इसमें कुछ चीजें हैं, आई टेल यू। इसमें 3 तरीके की चीजें आती हैं बच्चों, सोशलिस्ट प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। कुछ आर्टिकल्स के बारे में मैंने यहाँ पे बात करी है कि सम इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स इन डीपीएसपी क्या क्या है। सम इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स इन डीपीएसपी आर टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग अ सोशल ऑर्डर परमिटेड बाय जस्टिस। सोशल ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए, जनता का भला होना चाहिए, चाहे वो सोशल जस्टिस हो, इकोनॉमिक जस्टिस हो, पॉलिटिकल जस्टिस हो। एक इनकम इनइक्वलिटी कम होनी चाहिए, स्टेटस की इनइक्वलिटी कम होनी चाहिए, फैसिलिटी सबको बराबर मिलनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी सबको बराबर मिलनी चाहिए। आर्टिकल 38 इस बारे में बात करता है। अगला, टू सिक्योर, पहला, एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड टू ऑल सिटीजन। आपको देखना पड़ेगा कि सब लोगों के पास जीवन यापन करने के लिए लाइवलीहुड का रास्ता है कि नहीं है, नौकरी पेशा रोजगार है। कहते हैं ना रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं, कितना बड़ा मुद्दा बन जाता है। वो लोग फिर डीपीएसपी से ही तो उठाते हैं, जो प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं लोग बाग, लाइवलीहुड नहीं हो पा रहा। यार देखो, जो लाइवलीहुड चलाता है ना, जो बंदा काम करना करना चाहता है, जो जीवन में जिसकी इच्छा शक्ति है आगे बढ़ने की, वो रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था कर लेता है। जो हरामखोरी में रहते हैं ना, वो कुछ करना नहीं चाहते, उनका कुछ नहीं होता। ठीक है, तो पर सरकार को ये चीज इंश्योर करनी पड़ती है। दूसरा, मटेरियल रिसोर्सेज जितने भी हैं, उनका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो। ऐसा नहीं कि एक चीज एक जगह ज्यादा चला गया दूसरी जगह नहीं, इनका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए हर कम्युनिटी में।
जनता की भलाई के लिए। तीसरा क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए कि पूरी, अब ये बहुत एक कंट्रोवर्शियल मुद्दा हो जाता है, प्रिवेंशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन याद करो, व्हाट आर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, बताना जरा। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन याद है किसी को, इकोनॉमी में कितना बढ़िया तरीके से बताया था। लैंड लेबर कैपिटल, लैंड, लेबर, लैंड लेबर कैपिटल और कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप। और एंटरप्रेन्योर। यस, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर, दीज आर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। ऐसा नहीं है कि अब लोग बोलते हैं अरे अदानी का अंबानी का पैसा है सरकार के पास, सरकार तो अदानी अंबानी इनको, भाई तुम ये देखो ना कि उनका बिजनेस कितना, मतलब उनका पेनिट्रेशन देखोगे ना तुम्हारे तोते उड़ जाएंगे। वो इतनी इंडस्ट्रीज, और भाई साहब नौकरी वाला आदमी टैक्स उतना नहीं देता ना बिजनेस वाला आदमी टैक्स देता है। भाई बहुत टैक्स भरा है पिछली साल, बहुत टैक्स भरा है, ठीक है, और ईमानदारी से भरते हैं। और जॉब मतलब आई हैव अ ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे मेरी जो इवेंट कंपनी है, वो बहुत टैक्स पे करना पड़ता है अपने को। कोचिंग तो अभी इस रजिस्टर भी नहीं कराई, जब कुछ करोड़ में रेवेन्यू हो जाएगा जब तक, तब मतलब अभी करा दूंगा थोड़े दिन में इसको, कोचिंग को भी रजिस्टर, ठीक है। तब टैक्स पे करना पड़ता है आपको, बहुत टैक्स देते हैं बिजनेसमैन। अगर आप बिजनेस में हो तो कभी किसी दोस्त वगैरह से पूछना, आपके फैमिली में किसी का बिजनेस तो कितना टैक्स जाता है। हाँ, तो ये है। तो वो लोग बोलते हैं कि भाई पूंजीपतियों के पास पैसा है, आम जनता तो भूखी मर रही है। भाई तुम कमा लो, तुम बिजनेस खोल लो, है ना। तो पर सरकार ये इंश्योर करती है, क्योंकि अगर वो बिजनेसमैन है, अगर कोई बंदा बिजनेस में, तो भाई वो उस हिसाब से टैक्स भी दे रहा है। अक्षय कुमार का नाम सुना है भाई, 800 करोड़ रुपए टैक्स दिया उसने। 800 करोड़ रुपए टैक्स भाई मायने रखता है। 800 करोड़ होते, 800 करोड़। यह कंपनियों का रेवेन्यू नहीं होगा इतना, सोचो वो कमा कितना रहा होगा बंदा। तो यू अर्न मनी, मेक ब्लडी सिट लोड ऑफ मनी एंड देन पे टैक्स, है ना। क्योंकि दे तुम्हारा पैसा तुम कमाओगे, देश के फायदे में जा रहा है, देश का ही भला होगा, ऐसा नहीं कि दाएं बाएं हो जाएगा पैसा, ठीक है। एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी इज रिक्वायर्ड, तुम ऊपर तो लेके जाओगे नहीं अपने साथ। कंटेंटेड होना पड़ता है लाइफ में कभी जाके कि हाँ यार ठीक है, मेरे को जो हासिल करना था मोस्टली चीज मैं हासिल कर चुका हूँ, अभी ठीक है यार, चिल चल रहा है। तो वो है। तो ये इस पे मुद्दा उठता है, तो ये जब ये पार्लियामेंट में भसड़ होती है ना, तो इसी पे होती है प्रिवेंशन कि आप पूंजीपतियों को सपोर्ट करती है गवर्नमेंट, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन उनको सारे, लैंड भी मिल रही है उनको, कहते हैं ना कि लैंड दे दिया अदानी को, लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि यार देश, पूरी इकोनॉमी देश की चलती है बिजनेस से, बिजनेस वाले लोगों से। तुमको पता है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आर लाइबिलिटीज ऑन द गवर्नमेंट, पता है तुमको ये बात। लाइबिल आसेट, आसेट क्या होता है, यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ आसेट एंड लाइबिलिटी। तुम लोग बहुत छोटे हो, शायद ये चीज नहीं समझते। कल मेरी हेमंत से बात हो रही थी, तो हेमंत पैसा अच्छा कमा रहा है, BMW में जॉब करता है ना, अपनी गर्लफ्रेंड को लेके गया हुआ है किसी रिजॉर्ट में। तो मेरे से पैसे मांग रहा था, सर पैसे कम है थोड़े से, अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। मैंने कहा मैं नहीं दूंगा, मैंने कहा तेरी अय्यासी के लिए पैसा नहीं कमाता मैं। तो बोला सर मैं 90,000 का रिजॉर्ट बुक किया है। तो मैंने कहा एक कॉन्सेप्ट है बेटे, आसेट एंड लाइबिलिटीज, आई नेवर इन्वेस्ट मनी इन अ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी वो है जो आपकी जेब से पैसा, याद रखना इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है बहुत बड़ा। भविष्य में कभी बड़े, जब तुम ऑफिसर बनोगे ना, और जब तुम्हारे को सैलरी आने, बहुत पैसा मिलेगा तुमको, उस पैसे को तुम वाइजली यूज करना। या तो मम्मी पापा को भेज दो आधा, पर जो पैसा तुम्हारे पास, तुम्हारा देखो तुम लोग पैशनेट बच्चे हो सारे, तुम फौज में पैसे के लिए तो नहीं जा रहे, पर जो पैसा तुमको मिलेगा वो तुम्हारे माँ बाप के, तुम्हारे भाई बहन के, तुम्हारे पार्टनर के, आगे भविष्य में शादी भी होगी सबकी, उनके काम आएगा ना। तो उस पैसे को कैसे मल्टीप्लाई करना है, ये आर्ट में 19-20 साल में सीख गया था। तो मुझे ये कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी समझ में आ गया था, क्योंकि मैं किताबें, आसेट वो चीज जो आपकी जेब में पैसा क्या करती है, लाती है। आसेट इज समथिंग, अ बिजनेस इज एन आसेट, आपकी जेब में पैसा लाता है। लाइबिलिटी क्या है, जो आपकी जेब से पैसा लेके बाहर निकालती है, ठीक है। तो इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है, याद रखना। आसेट यानी अंदर, लाइबिलिटी यानी बाहर। लाइफ में आसेट बनाना, लाइबिलिटीज कम रखना, ठीक है। तो ये हो गया तीसरा पॉइंटर। ये चौथा पॉइंटर क्या है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन, यानी कि अगर किसी महिला आदमी की पे उतनी है उस काम के लिए 10,000 है, तो महिला को भी 10,000 ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि महिला है उसका मतलब तुम शोषण करोगे। जेंडर बायस नहीं होना है, सैलरी आपको सबको, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज में सबकी सैलरी से, रैंक ऑफिसर है मान लो, लेफ्टिनेंट चाहे फीमेल हो या मेल हो, सबकी सेम होती है। किसी भी डिपार्टमेंट में ग्रेड पे होता है ना। कॉर्पोरेट में थोड़ा सा स्ट्रक्चर अलग है, कॉर्पोरेट में एक ही डेजिग्नेशन पे मल्टीपल पेमेंट वाले बंदे मिल जाएंगे, क्योंकि कॉर्पोरेट प्राइवेट है, उसमें तो अपने हिसाब से चलाते हैं वो लोग, ठीक है।
तो कहीं पे भी, पर इस पे भी लॉ है। अगर तुम्हारे को कभी ऐसा लगे तुम प्राइवेट नौकरी में हो कि तुम्हारे कंपटीटर को तुमसे ज्यादा पैसा दे रहा है, तुम केस ठोक सकते हो भाई, बकायदा नेक्स्ट लेवल। कंज्यूमर राइट्स हैं, आपको पता नहीं है आपके अपने हक। ठीक है। प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर एंड चिल्ड्रन अगेंस्ट पॉसिबल अब्यूज। आपके यहाँ पे आपकी कंपनी है, वर्कर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो उन वर्कर्स की हेल्थ को प्रोवाइड करना उनको, जैसे तुमने देखा होगा कि कंपनी वाले हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कराते हैं एम्प्लॉइज को, ESIC होता है ना, वो वाला कार्ड जो बनता है वो है। बच्चों को फोर्सफुली अब्यूज नहीं कर सकते, उनको, छोटे बच्चों को रख नहीं सकते। उसके अलावा अपॉर्चुनिटीज, हेल्दी हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन के लिए अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी। ये F 6वां पॉइंट है, ये आर्टिकल 39 में सारी बातें बताई गई हैं भाई। ठीक है। अगला आता है हमारा, ये 2 पॉइंट और करा रहा हूँ, उसके बाद सारे बच्चे रिज्वाइन कर लेना, क्योंकि ये 2 क्लास में ही हो पाएगा, एक में नहीं होगा, आज खत्म कराना है मुझे। टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर। गरीब आदमी है, उसके पास वकील करने का पैसा नहीं होता, तो 39 ए उसको ये हक दे देता है कि आपको फ्री लीगल एड देनी पड़ेगी। ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये देखो बार बार आता है कूद कूद के, 42 CAA, ये याद रखना, 1976 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। 39A बोलता है। फिर आता है तुम्हारा, टू सिक्योर द राइट टू वर्क, टू एजुकेशन, टू पब्लिक असिस्टेंस इन केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। मनरेगा वाली जो स्कीम नहीं आती, अनएम्प्लॉयमेंट में मनरेगा में कुछ दिन का निश्चित रोजगार दिया जाता है। सरकार फ्री शिक्षा तो देती है, राइट टू वर्क भी उसी में मिलता है। बीमारी के लिए सरकार ने अस्पताल खोल रखे हैं सरकारी, है ना, डिसेबलमेंट के लिए भी बहुत सारी, विकलांग दिव्यांगजनों के लिए स्कीम्स आती है ना, तो आर्टिकल 41 है वो। सारा का सारा देख रहे हो, वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट चल रहा है। जितनी भी गवर्नमेंट